बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क में जमहूरियत मजबूत क्यों ना हो सकी, पार्लिमान बालादस्त क्यों ना हो सकी, ये एक ऐसी बहस है जिस पे मुसलसल राय भी दी जाती है और ख्यालात बदलते भी रहते हैं। बाद लोग समझते हैं कि सियासतदान इस कदर ताकतवर ना होने की वजह यह है कि सियासतदानों की अपनी कमज़ोरियाँ हैं, और बाद लोग ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ अगर ना आते, एडवेंचर ना किए जाते, तो आज जमहूरी सियासत भी मजबूत हो चुकी होती और जमहूरी जमातें भी मजबूत हो चुकी होती। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कसूर किसका है? अगर सियासतदानों का कसूर है तो सियासतदान अपने इस कसूर को कैसे ठीक करेंगे? अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि मुल्क के अंदर सियासतदान इतने नालायक हैं, सियासतदान अगर इतने वफादार नहीं है मुल्क के साथ, तो उन्हें आगे आके अपना काम करना पड़ता है, तो फिर ये रवैया दुरुस्त कैसे होगा? हर सियासतदान की अपनी अपनी एक माजी की कहानी है। इमरान खान से लेके नवाज शरीफ और नवाज शरीफ से लेके बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज के वज़ीर आज़म तक मुख्तलिफ कहानियाँ और मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ बयानात भी आपके सामने हैं। कभी सियासतदान आपको रोते हुए दिखाई देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें चलने नहीं देती, और कभी इस्टेब्लिशमेंट ये कहती नज़र आती है कि सियासतदानों ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से ना पार्लिमानी सियासत मजबूत हुई है और ना ही मुल्क को उसका कोई फ़ायदा हुआ है। ये लंबी बहस न जाने कब सिमटेगी, कब इसका नतीजा निकाला जाएगा कि कसूरवार कौन था, क्योंकि हर फरीक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर अपने आप को बरियो ज़िम्मा कर लेता है। इमरान खान इक़्तिदार में आए तो उस वक्त भी इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर बैठ कर इक़्तिदार में आए हैं। मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए, उन पर इल्ज़ाम है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर बैठ कर इक़्तिदार में आए। उससे पहले जितनी भी भुट्टो साहब के हवाले से भी कहा जाता है कि अगर अयूब खान ना होते तो भुट्टो साहब भी इस मुल्क के वज़ीर आज़म ना बनते। गोया जितने भी सियासतदान आज तक इक़्तिदार के मनसब पर फायज हुए, उन पर यह इल्ज़ाम कहीं ना कहीं मौजूद है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे इक़्तिदार में आए। तो गोया जमहूरियत की बात करने वाले, जमहूरी निज़ाम की बका की बात करने वाले, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करने वाले कहीं ना कहीं किसी एक जगह पे मुर्द इल्ज़ाम ज़रूर ठहरते हैं। आज के वज़ीर आज़म एक दावा कर रहे हैं, एक ऐसा बुलंद बांग दावा जो उन्होंने किया एक इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं और वो बाख्तियार वज़ीर आज़म हैं। उनके कहने से मुराद ये था कि जो आज बातें नवाज शरीफ कर रहे हैं कि उनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया, अगर उनसे इस्तीफ़ा मांगा जाता तो वो उस वक्त के DGI को सैक कर देते, आर्मी चीफ को हटा देते, अगर कारगिल का एडवेंचर उनसे पूछे बगैर किया जाता। क्या ये बातें इतनी आसान हैं, या वाकई इमरान खान इतने ताकतवर बन चुके हैं कि अगरचे उनको अगर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल रही तो अब इमरान खान अपने फैसले करने में खुद मुख्तार और आज़ाद हो चुके हैं? इमरान खान साहब ने जो कहा, ज़रा ये सुनिएगा कि अगर कारगिल का एडवेंचर उनके ज़माने में होता। इमरान खान साहब DGI के हवाले से जो मियाँ नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया, इमरान खान साहब इस पर क्या कहते हैं कि अगर उनसे इस्तीफ़ा मांगा जाता तो वो क्या करते हैं? ये बातें कहने में बड़ी आसान हैं। पाकिस्तान की सियासत और सियासी तारीख की ABC से भी वाकफियत रखने वाला हर शख्स जानता है कि ये बातें कही तो जा सकती हैं, लेकिन अमलन कदरे मुश्किल होती हैं। और जब भी कभी ऐसी नौबत आई तो फिर शायद जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि वो सैक कर देते, वज़ीर आज़म सैक होते रहे हैं, किसी और को शायद जाने का मौका नहीं मिला। बहुत कम ऐसी मिसालें आप के सामने भी होंगी। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई इमरान खान साहब एक ताकतवर वज़ीर आज़म बन चुके हैं? क्या वाकई मुल्क के अंदर अब पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो चुकी है? क्या तमाम इदारे अब इस बात को समझ चुके हैं कि मुल्क की बका जमहूरियत के तसलसल में है और मुल्क की बका पार्लियामेंट की और आवाम की राय के ज़रिए बनने वाली हुकूमत की ही बालादस्ती पर है? या इमरान खान साहब किसको पैगाम दे रहे हैं? क्या अपोजिशन को ये पैगाम दे रहे हैं, या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर उनकी ना मानी गई तो वो क्या क्या फ़ैसले कर सकते हैं? इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख पर एक गहरी नज़र रखने वाले जनाब सीनियर तजियाकार हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब। न्याज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, दिफाई तजियाकार हैं, फ़ौज के अंदर उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी, साबिक़ सेक्रेटरी दिफा रहे, सियासत को भी और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को भी बखूबी समझते हैं। जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मज़हर अब्बास साहब, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार। मज़हर अब्बास साहब ने भी इस पॉलिटिकल तारीख को अपनी आंखों से देखा है, इस पर लिखा है, इस पर बात की है। मज़हर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, अगर मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ आपसे कर लूँ, इमरान खान साहब पे इल्ज़ामात लगे बेशुमार, इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इक़्तिदार में आ गए, सिलेक्टेड कहा गया। इमरान खान साहब की ताज़ा तरीन बातें
वो तो ये शेर है ना, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। किसको पैगाम दे रहे हैं इमरान खान साहब? मेरे ख्याल में जी मलिक साहब कल की जो दोनों तकारीर हैं मियां नवाज शरीफ साहब की और इमरान खान साहब की, तो मुझे तो तकलीफ में डाल गई हैं। मैं ज़ाती तौर समझता हूँ तकलीफें नहीं, खदशात पैदा कर गई हैं, तफक्कुरात दे गई हैं। मैं फिक्रमंद हूँ। मैं पाकिस्तान के हवाले से, रियासत पाकिस्तान के हवाले से, ये दोनों तकारीर रियासत की नुकसान। आपके पास जितना टाइम होगा जी जी उससे ज़रा हट के मैं थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि वो टाइम है नहीं। मैं थोड़ा सा ये कर लूँ जो आपके सवाल हैं। इमरान खान साहब की सियासत को कमो पेश 24 साल 5 माह और मेरे ख्याल आज 5वां दिन है जी, इसके अंदर उनके बयानात पे तो आप बिल्कुल ना जाएं। हर मौजू के ऊपर वो इस साइड का भी बयान उनके पास है, ठीक है, और इस साइड का बयान भी उसके पास है। एपीसी 2007 में जब हुई थी उस के अंदर जो इन्होंने एपीसी को जो जिस तरीके से पिजराई की वो अलग हिस्ट्री है। फौज के खिलाफ उनके 18 क्लिप्स हैं, 3 इंडिया के अंदर हैं, ठीक है, 3 लंदन के अंदर हैं, कम से कम 4 और बाकी पाकिस्तान में, जहां उन्होंने दशनाम ताजी की हुई है। 2 बातें का उन्होंने तकरीर में की हैं और मेरी लम्हा फिक्री है। एक उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ को सैक कर लेता। ठीक, सैक करने को मुश्किल नहीं है, नवाज शरीफ से ज्यादा तकड़े आप नहीं हो सकते। यही उनका कंप्लेंट है ना कि आर्मी चीफ की बात को करता है तो वो एक उसके मुकाबले नैरेटिव करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि मैं मुझसे को इस्तीफा मांगता। असद उमर का इस्तीफा 3-4 दिन पहले एयर वाई पे शुरू हुआ। मुझे पता, आपको पता है कि बड़ा अच्छा चैनल है और उसको बड़ी पिजराई मिली उस चैनल को, उसने रिफ्फतें पाई हुई थी। फौज चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, अगले दिन ट्वीट किया कोई तब्दीली नहीं हो रही। और 3-4 दिन बाद हर जबान सद-ए-आम है कि जनरल बाजवा साहब बैठे हैं रात को 1:30-2 बजे और वहां पे बैठे, और असद उमर साहब बेचारे को बड़ा जिसको कहने ही वॉज डिसग्रेसफुली फायर्ड और सैक्ड, उसको निकाल दिया गया था। और उसके बाद जब भी है चाहे इंटीरियर मिनिस्टर ले ले। एक चीज जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है जिसको हम जरूर डिस्कस करें कि वो एक नया एक और दूसरा रुख है कि उसके अंदर भी कई खतरात कई खदशात हैं। लेकिन एक चीज तय कर गई कि जो कि फौज के और इमरान के दरमियान में पिछले चंद 6 महीनों में चंद साल में टेंशन थी। मैं हमेशा से समझता था कि इमरान साहब का और जो कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट है उसमें एक क्लैश इमिनेंट था, ऑलमोस्ट इट वाज इन द मेकिंग। उस क्लैश के अंदर और टेंशन थी बुजदार के ऊपर ज्यादा थी, ज़ाहिर है उनको पता था नहीं चल रहा। तो चुनाचे नवाज शरीफ साहब की तकरीर ने एक पोलिटिकल सियासी इस्तेकाम दिया इस लिहाज से कि वो जो पहले एक पेज पे थे जोशो खरोश के साथ, और जिस जोशो खरोश की उस एक पेज के ऊपर रहने की कमी आ गई थी वो दोबारा मौजूद हो गया है, जो दोबारा जेल हो गया। आप समझ रहे हैं कि अब एक पेज पे होना मजबूरी है ना। अब नवाज शरीफ की इस इतनी बड़ी मेगा स्पीच जिसको डिस्कस करेंगे और 3 तकरीरें बैक टू बैक है, और वो ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। उन्हें सियासत का रुख मुतय्यन करना है, उसके बाद तय होगा कि पाकिस्तान की सियासत किस डगर पे आती है, क्योंकि पाकिस्तान नई फेज में वापस नईम साहब, ये जो बयानात हैं, इमरान खान साहब का इंटरव्यू है, इसको कैसे लिया जाएगा मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट में? आप भी समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना किरदार है, मुल्क में सियासी जमातों का या एक जमहूरी हुकूमत का एक अपना किरदार होता है। इमरान खान साहब का ये कह देना कि वो सैक कर देते आर्मी चीफ को, कारगिल का एडवेंचर अगर उनकी मर्जी के बगैर होता, और इसी तरीके से अगर उनसे इस्तीफ़ा तलब किया जाता तो वो DGI को हटा देते, किसी की जरूरत नहीं कि उससे इस्तीफ़ा मांगे। हमारी सियासी तारीख, हम बेशक आंखें बंद कर लें, इस बात पर तो मुहित रही है कि हमने इस्तीफ़े भी मांगे हैं, इस्तीफ़े दिए भी गए हैं, और इस्तीफ़ों की सियासत इस मुल्क में होती रही है। जी, पहले मैं एक छोटी सी बात कर दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, मैं तो आपको पता है रिकंसिलिएशन का हामी और नेशनल डायलॉग का हामी। मैं ये कहता हूं कि हम सभी इस एक माशरे का हिस्सा हैं, चाहे फौज हो चाहे सियासतदान हो। ये अवाम एक माशरा है, उसी में से हम निकल कर आए हैं। एक भाई उधर चला जाता है, दूसरा भाई उधर चला जाता है। फर्क सिर्फ ये है कि ठीक है, एक वो डिसिप्लिन इदारा है
वहाँ पर एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, जिसकी वजह से अगर कोई 19-20 का फर्क आपको नजर आता है तो वो है। देखिए भाई, बात ये है कि उधर से एक बयानिया आया, इधर से जवाबी बयानिया आए, ये तो फिर चलता रहेगा, वॉर ऑफ वर्ड्स है, इसका क्या तजजिया किया जाए। जैसे अब मिसाल के तौर पर जो ये बयानिया है कि वोट को इज्जत दो, तो 4 करोड़ वोटों में से कोई आधे उधर डले आधे उधर डले, तो कौन से वोटों को इज्जत देनी है और किस साइड की इज्जत नहीं देनी है, ये भी बात देखने की है। फिर आप कहते हैं कि तलवार को बंद किया जाए, जिसका ये मतलब है कि जब उस तलवार में मैं नहीं था तो ये ठीक था, अब चूंकि मैं खिलाड़ी नहीं हूँ अब इसको बंद कर दिया जाए, तो ये बात भी सोचने की है। मैं समझता हूँ हर काम कानून और आइन के रास्ते पर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर वाकई आर्मी चीफ, जो आपका सवाल है, आर्मी चीफ कोई ऐसा काम करें जो कि खिलाफ कानून हो और खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो फिर तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपको पता है जहांगीर करामत साहब ने आना कि वो खिलाफ कानून बात नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ एडवाइस किया था कि हमारे ख्याल में एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए। वो नवाज शरीफ साहब को बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उनसे इस्तीफा ले लिया। वो शरीफ आदमी था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हालांकि फौज में एक रिएक्शन था, मैं उस वक्त मौजूद था। उसके बाद ये है कि देखें, जो अगर मुशर्रफ साहब को इन्होंने माजूल करना था तो दफ्तर में बुलाते, कहते कि जनाब आपने ये काम किए और ये काम सारे दुरुस्त नहीं है, लिहाजा मैं आपको माजूल करता हूँ। वो कुछ भी ना कर सकते, मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होता उनके लिए। मतलब अंदर की बात, रिएक्शन होना और बात है, लेकिन उनको जब ये मौका आपने दे दिया कि जहाज हवा में है और आप कहते हैं बेशक हिंदुस्तान में उतर जाए लेकिन ये पाकिस्तान में ना उतरे, तो फिर तो आपने मना कर दिया ना। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कानून और आइन के मुताबिक सब चले, मिसाल के तौर पे आपको अगर ये शिकायत है कि ये इंतखाबात ठीक नहीं हुए, तो पहले तो जब ठीक नहीं हुए थे तो आपको ओथ ही नहीं देना चाहिए था। आप कहते हैं इंतखाब ठीक नहीं है, हम नहीं इसमें शामिल होते। अगर आप नैब के खिलाफ भी हैं, अगर आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी, इलेक्शन कमीशन के मेंबर पीपल्स पार्टी और मिलकर पार्टी है, जो कि मैं कहता हूँ इंटरेस्ट के खिलाफ चले, तो आइन में यही दिया हुआ है, इसको तब्दील करने की जरूरत है। इसी तरीके से नैब जो है वो उन्हीं का अपॉइंट होते हैं, दोनों साइडें करती हैं, उस पर भी आप कुछ नहीं, जितने आपके पुराने चीफ है आपने खुद अपॉइंट किए, उस पर भी आप कुछ नहीं है। तो ये भी तो देखना चाहिए, जो उनके फर्ज हैं उनको इस चीज का थोड़ा सा तजिया करना चाहिए कि कहीं इस शख्स के साथ तो प्रॉब्लम नहीं है कि वो जिसको भी अपॉइंट करते हैं वो उसी के खिलाफ हो जाते हैं, या वो हजरत अली का कॉल बार बार सामने आ रहा है कि जिस पर एहसान उसकी शर्त करना, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर कोई भी साधु नहीं है, ना एस्टैब्लिशमेंट, ना पॉलिटिक्स, ना जुडिशरी, ना मीडिया, इन चारों को अपना अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा। और अगर आप अगले सवाल में मुझसे पूछें कि मेरे ख्याल में इनको क्या रवैया अपना ठीक करना चाहिए, तो मैं आपको जवाब दूंगा। मैं जनरल साहब आपकी वापस आता हूँ। मजहर अब्बास साहब, जो बात अभी जनरल साहब भी कर रहे हैं, फिजूल न्याय साहब ने भी बात की, क्या इमरान खान साहब ताकतवर हो चुके हैं जो इस किस्म का इंटरव्यू दिया, उन्होंने इतनी सख्त बातें क्या डाली पाकिस्तानी सियासत में जो बहुत कम कही गई हैं, या इमरान खान साहब कोई और पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, लेकिन वो ये जरूर समझ रहे हैं कि इस वक्त उनके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए वो अपोजिशन को भी ललकार रहे हैं, इसीलिए वो एस्टेब्लिशमेंट को भी ये मैसेज दे रहे हैं। और मैसेज वो एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ ये दे रहे हैं कि इनके दबाव में नहीं आना, इनसे किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं करना। ये मेरा ख्याल है, ये मुझे तो कम से कम, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि वो अपने तय ये समझ रहे हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में उनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। ये जरूर हमने देखा है कि पाकिस्तान की सियासत में ऑप्शन ऐसे आते हैं कि जिसमें पता नहीं चलता। इमरान खान खुश नसीब हैं कि उन्होंने जमहूरियत की आगोश में आँख खोली है, ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उस जमहूरियत के लिए स्ट्रगल कितनी की गई है और क्या स्ट्रगल की गई है। और अगर हम इस चीज का जायजा लें कि जब हम ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है, ये वो खुद इमरान खान के उस इंटरव्यू में उन्होंने कम से कम 3 या 4 जनरल्स के नाम दिए हैं, ठीक है, और वो खुद ये कहते हैं कि अगर वो जनरल जो हैं वो इमरान खान से, नवाज शरीफ से इस्तीफा तलब कर रहे थे, उनमें से कोई, जिसने ज़हीरुल इस्लाम, मुझे नहीं याद पड़ता कि ज़हीरुल इस्लाम साहब या कभी भी किसी DG ISI ने जाके इस्तीफा कबूल तलब किया हो। लेकिन आप अंदाजा कर लें, क्या जनरल असलम बेग का रोल हम नजरअंदाज कर सकते हैं? 88 में क्या जनरल हमीद गुल का रोल हम नजरअंदाज कर सकते हैं? इन लोगों को वो क्या जरूरत पड़ी थी इस्लामी जमहूरियत से हाथ बनाने? इन लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी 58(2)B के तहत? मोहम्मद खान जुनेजो का क्या कसूर था?
क्या वो करप्शन में इन्वॉल्व था? नहीं था। वो एक वजीर आजम था, उसने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया, चाहे जेनेवा अकॉर्ड के बारे में, उसने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया ओजड़ी कैंप के बारे में। मुझे कोई बताए कि उसको सैक करने का फैसला जो है ये क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं लिया था और वो दुरुस्त फैसला था? मुझे बताएं कि IGI की फॉर्मेशन क्या एक दुरुस्त फैसला था? मुझे बताएं कि 1990 के इलेक्शन और मेहरान बैंक का इस्तेमाल और फिर असगर खान केस क्या कोई दुरुस्त फैसला था? मुझे बताएं कि पाकिस्तान की सियासत में ग्रुप बनाना और ग्रुप तोड़ने में क्या इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं रहा? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने में किसी जमात को ज्यादा पॉपुलर हो जाए उसको तोड़ने में क्या हुकूमत का हिस्सा नहीं रहा? मुझे बताएं कि क्या 2002 में इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी पैट्रियट किसने बनाई, PML किसने बनाई? तो अब अगर हम तारीख में जाएंगे तो तारीख में इस्टेब्लिशमेंट का रोल बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में एक ताकतवर फरीक के तौर पे हमें नजर आता है। और जब भी चाहे वो उनकी अपनी पैदावार हो, लेकिन जब भी उन्होंने उनको चैलेंज करने की कोशिश की है तो उन्होंने इस्तीफा, इमरान खान कभी इस पोजीशन में आएंगे? इमरान खान अगर कारगिल वाली पोजीशन में होते, इमरान खान इस्तीफा नहीं तलब कर सकते थे। 12 अक्टूबर को क्या हुआ? नवाज शरीफ ने गलत फैसला किया, जिस अंदाज में फैसला किया वो गलत फैसला था, लेकिन क्या आईनी तौर पे गलत फैसला था? और क्या उनसे जिन लोगों ने जाके इस्तीफा मांगा उनको कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी उनसे इस्तीफा? जनरल मुशर्रफ तो नहीं गए थे, जनरल मुशर्रफ तो हवा में थे। किन लोगों ने टेक ओवर किया था? उस लम्हे को टेक ओवर करने वाले कौन लोग थे? ठीक है, उन लोगों की लीगल आईनी अथॉरिटी क्या थी? छोटी सी कमर्शियल ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि क्या जो मियां नवाज शरीफ इस वक्त बातें कर रहे हैं वो इमरान खान साहब के लिए तकवीर का बायस बन रही हैं या नहीं, इस पर बात करते हैं। आप शॉर्ट ब्रेक। न्याजी साहब, क्या जो मियां नवाज शरीफ बातें कर रहे हैं उस पर इल्ज़ाम चले अलग लग रहे हैं, इंडिया की बैकिंग है, इमरान खान साहब ने कह दिया इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ये इस किस्म के इल्ज़ाम तो हमारे यहाँ लगते रहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं सियासत में मुदाखलत के हवाले से, इमरान खान साहब का मौका भी वही है, कहीं ये वो साद रफीक वाली बात दुरुस्त तो नहीं लगती कि एक ही ट्रक पे सवार होने लगे हैं सारे? पहली बात तो यह है कि इस मुल्क के अंदर जो नैरेटिव नाफिज किया जाता है, जो आम किया जाता है, मुझे उससे बड़ी तकलीफ होती है। और करते कौन है? मेरे जैसे दानिश्वर। क्राइसिस ये कुछ और है। क्राइसिस ये होता है कि हमारे यहाँ, मेरा ख्याल है कि हम अपनी जाती जो लालच, मुफाद और अपनी जाती ग्रीड है, अनाज छोड़ें, ये अनाज क्या होती है? अनाज करने वाले बंदा जो है ना नीचे नहीं गिर सकता, सिर्फ जाती इक़्तिदार, ये जो इक़्तिदार का नशा होता है ना ताकत का, वो कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो वो उसको कहते हैं कि जब वो कहते हैं ना जब ये लाठी मेरी है। लेकिन नईम साहब जो बात कर रहे हैं नहीं साहब, वो कहते हैं ये अदलिया भी है, ये मीडिया भी, मीडिया भी ताकत चाहता है, सियासतदान भी ताकत चाहता है। मुझे बताएं, अदलिया का आपने अरशद मलिक का देख लें, एक आपके क्या ख्याल, 1 केस है। मैंने 12 MP MNA टूर के चले गए, क्रॉस कर गए 2002 के अंदर, मुझे एक MNA मिल गया, मैंने कहा तुम इतने सेंसिबल आदमी, पीपल्स पार्टी के पैट्रियट बना के जो उसको जमाली साहब को वोट देने के लिए, मैंने कहा तुमने क्या किया? उन्होंने कहा यहाँ पे मुझे DG रेंजर्स ने बुलाया, फाइल दिखाई, मैं फारिग हो गया। अब ये क्या हमें नहीं मालूम, चलो नहीं मानते हैं, ठीक है। इस मुल्क के देखे क्राइसिस मुल्क का ये है, एक चीज़ से जो मैं मदर साहब के साथ, जिनका मैं हमेशा उसे क्यों लेता हूँ, रहनुमाई लेता हूँ, बड़ी उनकी तीखे तबसरत है, लेकिन एक मेरा इनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ हो जाए, हमने कभी किया नहीं है, लेकिन आज उसे इज़हार कर रहा हूँ। ये लीडर्स में इनकी कोई अहमियत नहीं है, अहमियत होती है पब्लिक ओपिनियन की, ठीक है। ये लीडर्स यही हैं मुस्लिम नून के, जो आप पाकिस्तान सजा में थे 2 साल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर, 2 साल इन्होंने इस हुकूमत को स्पेस दी। हम दानिश्वरों ने भी लान तान किया और उनका अपना वर्कर उनसे पुटअप था। शहबाज शरीफ को ओपनली लोग क्रिटिसाइज करते रहे, फजल रहमान के धरने में मुस्लिम लीग ने किया। अब क्यों मुस्लिम लीग का वर्कर अपबीट है? अब क्या हुआ? नवाज शरीफ की 3 तकरीरों ने कम से कम एक चीज अचीव की है, उसका वर्कर अगर 1 करोड़ मोटिवेट है, अगर 2 करोड़ के सर्वे करा दे, वो मोटिवेटेड है। लेकिन अब क्राइसिस क्या हो गया? नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान मेरा दुश्मन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए।
मेरा और आपका जब पॉलिटिकल आपकी स्ट्राइफ होगी, सियासी मुकाबला होगा, मुसाबकत होगी, मुताबकत होगी, तो मेरा जो धड़ा आप जिस इलाके का मैं जो बंदे मेरे साथ हैं वो आपके साथ उतने ही पॉलिटिकल मुखालिफ हैं जब नहीं है। अब जब देखते हैं कि मेरे मुखालिफ के साथ जो है, और हमें ओपनली बताया जाता है कि मैं इस मुखालिफ के साथ हूँ, तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चीफ जस्टिस हाकिम निसार साहब शेख रशीद के हल्के के लिए दिल के अस्पताल के इफ्तिताह करने उसके कैंपेन के लिए चले जाएं, चाहे देखो इस मुल्क के अंदर जो अनहोनी हो रही है, हुआ क्या है, मैं रियासत पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद हूँ। मैं खुदा गवाह कि मेरा दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। मैं मेरे बिल्कुल मेरे जिसको कहना मेरा बहर आता आ रहा है जिगर, मैं फिक्रमंद हूँ। मैं कहता हूँ कि एक मेरी मिन्नत मत कर लें, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे नवाज शरीफ साहब, चाहे इमरान खान है, अगर उनकी बदनीति नहीं है किसी के अंदर, 1971 को अजबर कर लें, सामने रख लें, 16 दिसंबर की तारीख सामने रखें। ठीक है, एपीएससी बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन 16 दिसंबर को हमने भुलवाया और बताएं कि जी कैसे कैसे हुआ। 25 मार्च को हमने अवाम को क्रच कर दिया था। भुट्टो साहब पैदा हुए थे, पॉलिटिकल वैक्यूम जब हुआ था, जैसे जमा साहब ने इशारा किया कि फिर वैक्यूम पैदा हो गया। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बात आपके लिए राह अमल है, इस बात को बेशक आप जो है ना आप इसको तजिया करा लें, किसी फोरेंसिक लैब में करवा लें सियासी कमेंट का, कि इस मुल्क में जिसने एस्टैब्लिशमेंट को टफ टाइम दिया है, पंजाब ने उसको सर आंखों बिठाया। आज नवाज शरीफ अपनी जिंदगी की, बल्कि मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की 70-72 साल तारीख की मजबूत तरीन और मकबूल तरीन सियासत कर रहा है, ये उसका देखना उसका इंजाम। लेकिन जो जिस जगह पे वो चल पड़े हैं, जिस जगह पे उनको और हल किसने करना है, मतलब बड़ा अहम बात है, हल किसने करना है, एक ही बात है। और जनरल साहब जाके जरूर बताएंगे हल कैसे करना है। हल करने के लिए ताकत चाहिए, ज्यादा इंसान को सहूलियत चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट में करना है। ठीक है जनरल नईम साहब, अगर मरी को ला सकते हैं, ठीक है, तो मैं जनरल साहब हाल अगर एस्टैब्लिशमेंट ने करना है, और फिर साथ साथ ये जो एक अवाम के अंदर एक परसेप्शन पाई जाती है कि सियासत में मुदाखलत अब खत्म होनी चाहिए, इसको हम माने या ना माने, लेकिन पजीराई इसको मिल रही है। क्या अब नौबत आ गई है कि ये तय कर लिया जाए कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तमाम इदारों को अपना आइन के अंदर रहते हुए अपना काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं तभी तो एक बात जरूर करना चाहूंगा कि ये जो कुछ लोग ये समझते हैं कि जर्नैलों को फौज से अलग किया जा सकता है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जर्नैल हवा से नहीं आए, पैराशूट के जरिए नहीं उतरते, बाहर के मुल्कों में रहकर अचानक लीडर नहीं बन जाते, वो सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं और चलते चलते जर्नैल बनते हैं। एक बात। दूसरा, आपके सवालों में कहीं था कि फौज क्या सोच रही होगी। फौज आपको पता है कि दोनों सरहदों पे लड़ रही है, अंदरूनी तौर पे भी लड़ रही है, बाहर भी है, सैलाब आ रहे हैं, टिड्डी दल को कर रही है, पेंडेमिक में आपकी मदद कर रही है, कराची में आपकी मदद कर रही है, तो वो क्या सोच रहे होंगे इसमें मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये जो आपने सवाल पूछा है, देखें मेरे दोनों भाइयों ने तमाम बंदूकें सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ की हैं और अपने आप की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे। थोड़ा सा न्याजी साहब जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मदर बात आप बिल्कुल भूल गए हैं। मुझे अब ये बताइए, क्या ये जमहूरी रवैया है कि पार्टियों के नाम इंडिविजुअल के नाम पर हो, नवाज शरीफ के नाम पर हो, अब्दुल रहमान के नाम पर हो, या किसी के नाम पर हो? क्या ये जमहूरी रवैया है कि मैं पूरी कोशिश करूं कि मेरे बेटे या बेटी को जो ना पार्टी सौंपी जाए और भूल जाऊं राजा जफरुल हक साहब को, और भूल जाऊं साद रफीक साहब को, और जावेद हाशमी साहब को, और भूल जाऊं रजा रबानी साहब को, और कमर कायरा साहब को, और चांडियो साहब को, और बाबर साहब को, और एतजाज एहसन साहब को? तो जब ये इन्होंने अपनी विरासत ही, अपनी बादशाहत अपने आगे करनी है, और जो लोग उनके पीछे लगे हुए हैं उन पर मुझे हैरत है कि वो एक सवाल नहीं पूछते कि यार मैं बानिए पार्टी में से हूँ और मेरा, और फिर ये है कि एक बंदे के हाथ में सारा फाइनेंस है पार्टी का, एक बंदे के हाथ में सारी टिकटें हैं फाइनेंस की, ये आपको नजर नहीं आ रहा। उसके बाद ये, मैं अभी बाकी बात नहीं करता, सिर्फ मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं, मैं बिल्कुल इसका हल मौजूद है। हल तब होगा जब सब एक एक कदम पीछे हटेंगे। ये परसेप्शन दूर होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसका हामी हूं, ये परसेप्शन दूर होना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करती है, लेकिन ये परसेप्शन भी दूर होना चाहिए कि ये अपने बच्चों की खातिर सारा कुछ कर रहे हैं, ये मुल्क की खातिर नहीं कर रहे हैं, ये पार्टी की खातिर भी नहीं कर रहे हैं। वो भी अपना कदम पीछे हटाएं, नए लोग सामने आए, इधर से एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटे, उधर से जुडिशरी, ये जो डायरेक्ट एंट्रीज है इसको खत्म करके जो कार्डर है प्रॉपर जुडिशरी का उसको ऊपर लेकर आए। मीडिया जो है ना इस बात पे मुसर ना हो कि हमें हर बात कहने की इजाजत हो, जब झूठ पकड़ा जाए तो उसकी सजा मिलनी चाहिए।
आप इसको मुल्क को छोटे सूबों में तकसीम करके इसको गवर्नेबल बनाएं, आप प्रोटेक्शन दें पुलिस को, आप प्रोटेक्शन दें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दें ब्यूरोक्रेसी को, मेरे भाई, तब ये मुल्क चलेगा। सारी बंदूकें अगर आप एक इदारे की तरफ करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। वो इदारा बहुत मजबूत है और उसके पीछे अवाम भी खड़ी है अल्लाह के फजल करम से। जनरल साहब, लेकिन सवाल ये है कि जो आज मियां नवाज शरीफ ने एक बयानिया अख्तियार किया हुआ है, वो कहते हैं कि जी सियासत में मुदाखलत ना हो, ठीक है, आप भी इसको तस्लीम करते हैं, नहीं होनी चाहिए, तमाम सियासी जमातों को भी अपने आप को बेहतर करना चाहिए और ख़ानदानी सियासत भी नहीं होनी चाहिए, पार्टियों के नाम भी नहीं होने चाहिए एक फ़र्द के ऊपर। लेकिन जब हम उस पर कहते हैं कि भारत सपोर्ट कर रहा है, वज़ीर आज़म कहते हैं इंडिया सपोर्ट कर रहा है नवाज शरीफ को, ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स हैं जब हम देते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्या आप समझते हैं ये दुरुस्त है? जी, मैं इसका बिल्कुल कायल नहीं, और खासकर ये कहना कि कोई शख्स आलाकार है, आलाकार बहुत गंभीर लफ्ज है। आप ये तो कह सकते हैं कि भारत के बयानियों को तकवीयत मिल रही है किसी के एक्शन से, ये एक अलग बात है, लेकिन ये कहना किसी इतने बड़े लीडर के मुतालिक कि वो किसी का आलाकार है, जब तक कि वो साबित ना कर दे, जैसा कि अल्ताफ हुसैन ने साबित कर दिया था, या आपके पास कोई सबूत हो जो आप सामने लेकर आए, अदालत में लेकर जाए, तो मेरे भाई बात, जैसे भी मिसाल के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान ने ऐलान किया है कि जी हम इलेक्शन कराएंगे फौज के बगैर, बहुत अच्छी बात है। आप भी इलेक्शन जब होने लगे तो आप कहें अपने इलेक्शन कमीशन को जी फौज के बगैर आप इलेक्शन करवा लें। अभी मिसाल के तौर पे ये अगर बहुत ज्यादा स्टैंड ऑफ हो गया, मैं तो कहता हूँ इसका हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हल तलाश करना चाहिए। सब इस्तीफा दें, पीपल्स पार्टी वाले, नून वाले, और कहें जी बगैर फौज के इलेक्शन करवाएं और दोबारा ज्यादा वोट लेकर आ जाए, दुनिया को नजर आ जाएगा जी बहुत ये पॉपुलर है, बहुत सब कुछ है। तो अपने दो करोड़ वोटों को तो बहुत इज्जत देना चाह रहे हैं, और पीटीआई के जो 2 करोड़ वोट है वो इनके नजर में काबिल इज्जत नहीं है। ऐसे नहीं चलता मेरे भाई, आपको बैलेंस के साथ आगे चलना है, रिकंसिलिएशन। और ये पीछे जो 47 से शुरू होकर आज तक बातें करते हैं, तो 47 से शुरू होकर सिर्फ एक एस्टेब्लिशमेंट की बात क्यों करते हैं, बाकियों की बातें क्यों नहीं करते, जुडिशरी की बात क्यों नहीं करते, पॉलिटिशियंस की बात क्यों नहीं करते? तो बातें सबकी बराबर करें। ये मुनासिब रवैया नहीं है कि आप सब बंदूकें एक इदारे की तरफ करते, ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता। जनरल साहब, जो इमरान खान साहब ने बात की कि अगर कोई खिलाफ आइन या मेरी मर्जी के खिलाफ, एक जमहूरी हुकूमत की मर्जी के खिलाफ कोई आर्मी चीफ फैसला करे या मुझसे इस्तीफा मांगे तो मैं उसे हटा दूं, क्या ऐसी नौबत आ चुकी है? हम इदारे या सियासी जमातें या हुक्मरान इस बात पे आ चुके हैं कि हमें आइन और कानून के तहत ऐसे फैसले काबिल कबूल होंगे? देखिए जी, वो तो अगर ऐसा हो, अगर सब बातें कानून के मुताबिक चल रही हो, आइन के मुताबिक चल रही हो, तो ये बिल्कुल हो सकता है, क्यों मुमकिन नहीं है। लेकिन इसका कोई तरीक़ाकार होता है। अभी मदर अब्बास साहब ने कहा कि जी वो जो तरीक़ाकार था वो गलत था, इसलिए वो हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं उनको बुलाएं, दफ्तर में बुलाएं, उनके चार्जशीट उनके सामने पेश करें, उनको बताएं जी ये बात है, और मीडिया भी मानेगा, सबको नजर आ रहा होगा जो कुछ होगा। लेकिन अगर आप बैठे अपने विम्स के ऊपर, अपनी मर्जी के ऊपर, और फिर अगर आप ये कहें कि मुझे नहीं बताया गया था, और फौज कहे कि आपको बताया गया था, फिर कहीं पर फैसला होना चाहिए ना। ये ऐसे तो नहीं कि बैठे बैठे कोई कह दे सहाफी के जी मुझे पता है कि नहीं बताया गया था। वो जब फौज कह रही है कि हमने बताया था कारगिल के मुतालिक, वो कह रहे नहीं बताया, तो कहीं बैठ के फैसला तो कर लो, किसी कोर्ट में ही ले जाओ। और वो जो बात कर रहे हैं कि कुछ जो फौज ने मुदाखलत की, बिल्कुल मैं मानता हूं कि नहीं करनी चाहिए, और कुछ चीजें आई भी हैं कोर्ट्स के अंदर, उनको होना भी चाहिए इसी तरीके से। मैं तो समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लॉ के मुताबिक अभी भी नवाज शरीफ साहब को ये देखना चाहिए कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्या स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो जरूर एहतजाज करें, जो महंगाई है उसके खिलाफ एहतजाज करें, जो बिजली की कीमतें बढ़ी है उसके खिलाफ एहतजाज करें, लेकिन अगर ये एहतजाज करना है कि जी ये सारा मामला गड़बड़ है, तो गड़बड़ के बानियों से भी वो है, और उस गड़बड़ के उन्होंने फायदा भी उसे बहुत उठाया, तो आज उस गड़बड़ के खिलाफ अचानक। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल नईम खान लोधी साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजहर अब्बास साहब और हफीजुल न्याय साहब से पूछेंगे अब हल क्या है, क्या वाकई जमहूरियत मजबूत होती दिखाई देती है, या मुल्क के अंदर फिर एक नई अफरा तफरी और बेचैनी का आगाज हुआ जाता है। इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मजहर अब्बास साहब, आपको लगता है कि ये बयानिया तो एक होता हुआ नजर आ रहा है, मियां नवाज शरीफ का भी, इमरान खान साहब का भी, पीपल्स पार्टी का भी, कि सियासत में मुदाखलत ना हो, क्या इस एक नुक्ते पे सियासी जमातें सपोर्ट कर सकती है एक दूसरे को? नहीं कर सकती, मेरा ख्याल है ये डायलॉग होना चाहिए। जाहिर है फौज हमारी फौज है, हमारा इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को हम इतना मलाइन कर देते हैं कि जैसे उनका कोई रोल ही नहीं रहा है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में। ऐसा नहीं है। एबटाबाद का वाकया हुआ, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने पाकिस्तान उस वक्त जो सूरत हाल थी उसमें एक सिचुएशन को रेस्क्यू किया, हालांकि उस वक्त
कि आईएसआई चीफ, आर्मी चीफ ने रिजाइन करने की भी बात की थी, ऑफर की थी, लेकिन पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। 71 में देख लें आप, एक डीमोरलाइजेशन थी, शदीद डीमोरलाइजेशन की आर्मी की। आर्मी की उस डीमोरलाइजेशन को रेस्क्यू किया, उनके मोराल को हाई करने के लिए चीजें की गई। ये जो चीजें होती हैं, इस पे डायलॉग होना चाहिए कि देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बुनियादी तौर पे ये होती है जब आप ये जाके कहें, जैसे कैरी लूगर बिल पे हुआ, कैरी लूगर बिल पे आर्मी अपना एक मौक़िफ़ जो है, आर्मी चीफ जाके उस वक्त के वजीर आजम को कम्युनिकेट कर सकते थे कि फौज ये समझती है। लेकिन क्या उस वक्त एक GHQ में मीटिंग होती है, उसका एक रेजोल्यूशन पास होता है, उस रेजोल्यूशन को पब्लिक किया जाता है? तो वो क्या दुरुस्त था कि आपने बिल्कुल पब्लिक डोमेन में ले आए, पैरेलल टू द गवर्नमेंट की एक पोजीशन है, आपने एक दूसरी पोजीशन ले ली। तो यहाँ जब ये चीजें होती है, और बिल्कुल इसी तरह क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को रोकना ये फौज का काम है। बिल्कुल, ये आपका काम नहीं है कि सियासी जमातों को तोड़ें, ये आपका काम नहीं है कि इलेक्शन में मुदाखलत करें। इलेक्शन में मुदाखलत सिर्फ पोलिंग की लुक आफ्टर करने की नहीं होती, इलेक्शन को मैनेज करना होता है। उसकी मिसालें दी जा सकती हैं कि ग्रुप किस तरह बनते हैं, किस तरह टूटते हैं। तो मेरा ख्याल है एक सीरियस डायलॉग की जरूरत है बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है हफीजुल न्याज़ी साहब, ये डायलॉग हो सकेगा? मेरा ख्याल टू लेट जी, क्योंकि ये जो पिछले 2 साल थे शायद इसमें कोई कोशिश हुई हो, क्योंकि हमने जो सिम्टम्स देखे हैं कि और जो हमारे तक खबरें आती थी और जो मुख्तलिफ हल्के बताते थे कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही हैं और फिर नवाज शरीफ साहब को चले जाना, और मुझे ये लगता है कि उसको सबटैच किया गया है। मैं तो तब कहता था कि जिस दिन आ जाएगा पाकिस्तान आपसे संभाला नहीं जाएगा, उस दिन पाकिस्तान क्या होगा। ये वो नहीं है कि 13 जुलाई को नवाज शरीफ आया तो और हज़ारों ठाठों मारते समुद्र, मेरे साथ तलत मौजूद थे, हम सारे देख रहे थे। मैंने सारी पाकिस्तान की 1977 की, 2007 की, 2018 की आउटिंग देखी है, इससे ज़्यादा पुरजोश नहीं देखी। वो अब शहबाज शरीफ को कोई आकर रोके, मरीम नवाज रोके, वो क्राउड उसको खा जाएगा, और वो क्राउड अगर जाएगा तो ज़ाहिर है नहीं पहुँच सकेगा जहाँ भी जाना चाहेगा, ज़ाहिर है ब्लड शेड होगा। 25 मार्च को 1971 को इन्होंने ऑपरेशन किया, 7 दिन में कंट्रोल हो गया। जुलाई में जिमनी इलेक्शन करवाया गया। देखें 3-4 बातें बड़ी जरूरी है। जनरल साहब ने कहा कि जी नए बंदे ले आए, भाई नए बंदे भुट्टो तो नया बंदा लाए थे, इमरान खान ही तो नया बंदा लाए थे, नवाज शरीफ तो नया बंदा लाए थे। और मुझे नए बंदे के साथ बता दें कि नए बंदे की क्या किस्म है। उसके बाद कहते हैं जी नस्ल, मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेनज़ीर भुट्टो की बेटी ना होती तो जितनी पीपल्स पार्टी की क़यादत थी, मैं क्योंकि जवाल हक साहब से मेरा बड़ा मिलना जुलना था, मैं जानता था जत्तोई क्या, सादिक कुरैशी क्या, फीजुद्दीन प्याज़ादा क्या, कौसर न्याजी क्या, नाम ले, ये जवाल हक साहब घर के दस्तरखान में बैठे होते। आज मरियम ना होती, देखो ये, और फिर आप अपनी तारीख नहीं जानते। बंदर नायके जो है वहाँ पे हसीना वाजिद जो है, जवाहरलाल से शुरू हो, मोतीलाल से शुरू हो, जवाहरलाल पे आ जाए, इंदिरा गांधी पे आ जाए, संजय पे आ जाए, आगे इस पे आ जाए जो आजकल के बच्चे 2 फिर रहे हैं। तो क्राइसिस ये कि ये होता नहीं पब्लिक के लिए, वो दुल्हन वही जो पीएम बन पाए। फिर क्या कहते हैं पार्टियों के नाम पे कोई जमात नहीं है, लेकिन जब मुस्लिम लीग को तोड़ेंगे, पीपल्स पार्टी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगी इसकी, जो तो ही पीपल्स पार्टी ये मुझे तोड़ देगी। इंसाफ की भी बांधने 2-3 पार्टियां, क्यों इसको जब तोड़ेंगे तो एक साथ हफीजुल्लाह न्याजी की एक नून तहरीके साहब नून एक और बन जाएगी। ठीक है, देखो क्राइसिस इस मुल्क के अंदर इस वक्त आप खुदा के वास्ते अपने एक मौसर पैगाम दें कि पाकिस्तान जो है जिधर जा रहा है, एक बात ज़हन में रखें कि ये ना लड़ाई नवाज शरीफ की है ना इमरान खान की है, ये है पाकिस्तान के अवाम का और इदारों का क्लैश नहीं होना चाहिए। ठीक हो, अगर कोई समझता है कि इसके अंदर से उसको कोई हासिल हासिल होगा, एक गेम, वो कहता है ना कि मुझे चंद जो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं अफ्रीकी की बात करते हैं, और ये जो बात की है उन्हें पाकिस्तान की सियासत को एक नैरेटिव दे गए कि मुख्तियारा गल बहु वध गई है। क्यों जी मदर साहब, फाइनल गल बहु वध गई है, मुख्तियारा गल वध गई, ये हुकूमत दस्तगी नहीं पई। क्यों जी मदर साहब, गल वध गई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा, ये कभी भी पॉलिटिक्स में होता नहीं है, और कोई 77 में नहीं हुआ तो अब क्या होगा। 77 में भी एक स्टेज पे आके डायलॉग तो हुए थे ना, मायदा भी हो गया था। वो अलग बात है कि पहले से प्लान था कि ये करना ही है, नहीं एक्सेप्ट करना, मार्शल लॉ लगाना ही लगाना है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो स्टेज आई है कि जहाँ ये कहा जाए कि जी
नहीं जी सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, रास्ते निकाल लिए जाते हैं अगर निकालने वाले वाकई दोनों तरफ से सिंसेरिटी हो। रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ सियासतदान मुदाखलत कर सकते हैं, कोई गैर सियासी क़ुव्वतें मुदाखलत नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। हफीजुल नाइस साहब आप तशरीफ, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये आज का प्रोग्राम था, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।